80 पॉइंट का नुकसान है। एक बार ये नुकसान करीब 200 पॉइंट का हो चुका था। थोड़ी रिकवरी तो ज़रूर आई है और मार्केट कोशिश कर रहा है कि 22,000 के इर्द गिर्द रहे, इससे ज़्यादा आगे पीछे ना हो। अगर आज आप मार्केट का लो चेक कर रहे हैं तो आज बाजार ने जो लो लगाया वो 821 का था। हमने सुबह आपको 800 का ही एक सपोर्ट दिया था और ये भी कहा था कि 21,800 अगर ब्रेक होगा तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। फिलहाल 21,800 से मार्केट थोड़ी रिकवर ज़रूर कर रहा है ये, लेकिन ये रिकवरी कुछ नहीं है, ये कोई रिकवरी नहीं है। रिकवरी तब होगी जब कम से कम बैंक निफ्टी एक दिन के अंदर 500 पॉइंट चले, कम से कम निफ्टी के अंदर 200 से 250 पॉइंट की तेज़ी आए, तब जाके रिकवरी का पहली खेप हम समझेंगे। ये कोई रिकवरी नहीं है, ये तो सिर्फ चर्निंग हो रही है जो मार्केट के अंदर है। देखिए इंडिया विक्स के अंदर कुछ खास टूट भी नहीं हुई है, अभी भी 11% के ऊपर ही बढ़त के साथ ही बना हुआ है और 20 के ऊपर है। ये 25 तक जा सकता है, ऑलरेडी हम आपको नोटिस करा चुके हैं। 21.5-21 का तो हाई भी बन गया है इसका। तो सारी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स सिर्फ अभी 80 पॉइंट नीचे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स और निफ्टी के फ्यूचर्स दो इंपॉर्टेंट पड़ाव से ऊपर है। पहला पड़ाव 22,000 के ऊपर आपको निफ्टी का फ्यूचर्स दिखेगा, फ्यूचर्स दिखाइए एक बार, और आपको 47,500 के ऊपर बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स दिखेगा। दोनों के फ्यूचर्स के लेवल आप नोट कीजिए, यहाँ पे आपको 22,000 का लेवल दिखेगा और वहाँ पे 47,500 का दिखेगा। इन दोनों की ऑप्शंस के हिसाब से बड़ी इंपॉर्टेंस है और दोनों का प्रीमियम भी अच्छा है। बैंक निफ्टी का प्रीमियम अब 250 को पार कर गया, यानी कि मार्केट में इच्छा शक्ति तो है, लेकिन करे क्या बाजार। विक्स इतना ऊपर खड़ा हुआ है और मैंने आपको बताया है कि आप 100 दुखों की एक ही बीमारी का इलाज है, वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स को आप गिरा दो, फियर कम करो। देखो शॉर्ट कवरिंग तो होने को है, शॉर्ट्स की कवर इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपके फियर नहीं हट रहा है। फियर हटाओ तो अभी कवरिंग हो जाएगी। 1 मिनट लगेगा मार्केट को कवरिंग करने में, लेकिन पहले फियर को हटाना पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया विक्स आज कम से कम नहीं तो 5% टूटे और उसके बाद जाके रिकवरी के कुछ एक साइन, यानी कि आज हरे निशान में आप निफ्टी को आते हुए देख सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मार्केट को। ये विक्स के जाल में ऐसा फंसा है इस बार कि मार्केट निकल ही नहीं पा रहा और सामने पता है इवेंट है, 5 साल बाद इवेंट आता है, पॉलिसीज़ वाला इवेंट है, तो इसलिए इस विक्स की इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई है। खैर खैर हम आगे बढ़ते हैं। अजीत मिश्रा आज के हमारे मेहमान हैं, वो आपको बताएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना है, अलग अलग स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए, उनसे हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाएंगे। चंदन तापड़िया शुक्रवार के हमारे मेहमान थे, उनका पहले रिपोर्ट कार्ड, फिर अजीत सर से करेंगे बातचीत। तो चंदन तापड़िया ने कहा था कि एक बार निफ्टी को वापस से बेचा जा सकता है और निफ्टी बेचने की उनकी रिकमेंडेशन थी करीब 1% की। उन्होंने कहा था कि कोई भी राइज है तो आप इसको बेच दीजिएगा। 1% का गेन आया इसलिए हमने लिखा है। निफ्टी बैंक भी उन्होंने 1.5% का गेन आपको दिलवाया, बेचने की रिकमेंडेशन थी। दोनों कन्विक्शन थे और दोनों का उनका मानना था कि यहाँ से और टूटेंगे और बिकेगा, और बिका भी। परसिस्टेंट आप देखेंगे तो 3% का गेन वहाँ पे। एमजीएल बेचने की रिकमेंडेशन थी, 2% का गेन। इंडियन होल्डर्स भी बेचने की रिकमेंडेशन थी, इसलिए 2% का। अगली प्लेट लेके आइए, यस। तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे ट्रेड है और बहुत ही बेहतरीन ट्रेड आपको मार्केट के अंदर चंदन तापड़िया ने दिए हैं। आपको जहाँ जहाँ पे सेल, जहाँ जहाँ वीकनेस लग रही थी वहाँ वीकनेस, और जहाँ पे स्ट्रेंथ लग रही थी वहाँ पे स्ट्रेंथ, सब कुछ आपके सामने रखा। और मैं उम्मीद करता हूँ किसी तरह का रिपोर्ट कार्ड आज आपको अजीत मिश्रा की तरफ से भी आता हुआ दिखेगा। और मैं ये सभी गेस्ट से ना केवल उम्मीद करता हूँ बल्कि उम्मीद से खरे नहीं, बहुत बहुत ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप गेस्ट देखेंगे आपको जो भी दे रहे हैं वो हम रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए उनकी परफॉर्मेंस आपको दिखा देते हैं 24 घंटे के अंदर ही, और वो आप परफॉर्मेंस से खुश भी होंगे और आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा होगा। ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। खैर हम आगे बढ़ें, अजीत सर से ज़रा करते हैं बातचीत। बाजार धीरे धीरे रिकवर करने की कर रहा है कोशिश, एक बार समझते हैं क्या किया जाए। अजीत सर देखिए 22,000 एक छोटा सा पड़ाव है बाजार के लिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। अगर यहाँ पे आई तो छोटी सी एक रिकवरी ज़रूर आ सकती है, एक अटैम्प्ट आ सकती है जिसकी सब लोग वेट कर रहे हैं, सब लोग। इनफैक्ट मैं बोलूँगा जिन्होंने मंदी कर रखी है ना, वो भी यही सोच रहे हैं कहीं कहीं रिकवरी ना आ जाए, तो इसलिए वो भी 22,000 के आसपास अपने प्रॉफिट्स को 21,800 के आसपास समेटने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो ये पुल बैक उतना फास्ट नहीं आता। ये जो 200 पॉइंट आज सुबह निफ्टी चला गया था, अभी सिर्फ 70 पॉइंट है। ये इसलिए आया है क्योंकि शॉर्ट्स वालों की थोड़ी रहमत है, उनको लगा हमारे लोग टारगेट अचीव हो गए, हम ही तो पूरे कर लें, तेज़ी तो आ ही नहीं रही है। तो जरा आप हमको जरा देख के बताइए सर, यहाँ पे बॉटम बन सकता है क्या? इमीडिएट बॉटम, मैंने परमानेंट बॉटम नहीं बोला, इमीडिएट बॉटम, एक छोटी रिकवरी का बॉटम बन सकता है? यस सो डिम्पी गुड आफ्टरनून। और देखिए मार्केट में जिस तरीके से लास्ट वीक जो कट आया,
कि एक चैनल में आप ट्रेड कर रहे थे काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 4-5 महीनों से, उसका लोअर बैंड आपने ब्रेक किया। फ्राइडे के दिन पॉज़ था, आज के दिन आपने एक करेक्शन देखा इन द इनिशियल आवर, उसके बाद आप एक बाउंस देख रहे हैं। 2-3 चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। एक, जो टेक्सचर की आप बात कर रहे हैं, डेफिनिटली टेक्सचर चेंज हो चुका है मार्केट में, बट जैसा आप बता रहे हैं कि इमीडिएट बॉटम मीन्स एक बाउंस के लिए डेफिनिटली वो 21,800 का लेवल था। जो कि हमने बहुत स्ट्रांगली अपने क्लाइंट्स को भी बोला था कि 21,800 मेक अ ब्रेक है। अगर आप उसको होल्ड करते हैं तो पॉसिबिलिटी होगी एक बाउंस की, बट एक बाउंस की। अभी तक रिवर्सल कहना बहुत जल्दी होगा। मेरे हिसाब से बहुत सारे हर्डल्स निफ्टी फेस करेगा एट द हायर एंड। जो पोजिशनली अगर मैं बात करूँ तो 22,300 350 का जोन है, वो बहुत मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। इंट्राडे में बात करें तो 22,050 मेरे को लगता है कि ये एक नेक्स्ट हर्डल होगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बावजूद इसके कि आप रिबाउंड देख रहे हैं मार्केट में। मेरे हिसाब से थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आपको बाय करना है तो आपको 21,900 के अराउंड का वेट करना चाहिए। शॉर्टिंग के लिए आपको 22,050 का ज़ोन, उन लेवल्स के पास, और ज़्यादा बड़ा स्टॉप नहीं, 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ही आपको ट्रेड करना चाहिए। एट करंट लेवल्स मेरे हिसाब से थोड़ा-सा आपको अवॉइड करना है, जब तक कि वो लेवल्स ना आ जाएँ। बैंकिंग, यहाँ पे भी देखिए काफ़ी लंबे टाइम बाद एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। दो अभी यहाँ पे भी 47,000 का लेवल काफ़ी क्रूशियल था, 100 ईएमए प्लेस्ड है, रिट्रेसमेंट का भी एक सपोर्ट था। बट यहाँ पे उस तरीके का ट्रैक्शन दिख नहीं रहा है, जिस तरीके का मोमेंटम की आप भी बात कर रहे थे कि थोड़ा-सा दिखे कुछ मोमेंटम आ रहा है प्राइवेट बैंक्स में। तो वो मेरे को लगता है थोड़ा-सा अभी वेट एंड वॉच है। तो अमंग दीज़ 2 इंडाइसेस मुझे लगता है कि निफ्टी पे बेट करना सही रहेगा। अ, बट जो की लेवल्स हैं उनके पास, मतलब 22,050 के पास आप शॉर्ट करेंगे 50 पॉइंट के स्टॉप के साथ, और 21,900 के पास आप बाय करेंगे 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो थोड़ा वेट कीजिए, बहुत बड़ा कन्विक्शन है नहीं। देखिए कई बार क्या होता है, आपके मन की बात अलग होती है, डाटा की बात अलग होती है। डाटा में सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं आ रहा है, सिर्फ एक सपोर्ट के अलावा, कि आप इस जगह पर आके सिर्फ रुक रहे हैं बस। वो 21,800 है, वो 22,000 के लेवल, बस और कुछ नहीं है। क्या आपका विक्स नीचे गया? नहीं गया। क्या आपके पास एडवांस डिक्लाइन ठीक हो गई? नहीं हुई। क्या आपके पास कोई ऐसी खबर आ गई कि एफ की होल्डिंग बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही। क्या ऐसी कोई खबर आ गई कि वोटिंग परसेंटेज बहुत तेज़ी से इंप्रूव हो रहा है? नहीं हो रहा। ऐसी कोई भी खबर नहीं आई जिससे बाजार नीचे जा रहा है वो उसको रुक जाए वहाँ पे। सिर्फ मन है जो ये बता रहा है कि बहुत गिर चुके हैं, शायद एक पुल बैक आ जाए। और पुल बैक कुछ कुछ लेवल के साथ हम जोड़ लेते हैं, जैसे हमने 21,800 के आसपास जोड़ा है। तो सर का पॉइंट ये मानना है कि अगर आप 21,800 850 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो लगाइए, 21,900 के आसपास वापस एंट्री कीजिए, 22,050 तक का टारगेट मिलेगा। देखिए इतना टूटने के बावजूद भी टारगेट की आप हालत देखिए कितनी है, सिर्फ 22,050। 22,200 की भी देने की हिम्मत नहीं है किसी भी एनालिस्ट के भी। वजह बहुत साफ है कि सिर्फ इच्छा और मन, स्क्रीन कह रही है कि पुल बैक आना चाहिए, ना ही कोई भी फैक्चुअल डाटा ये बता रहा है कि पुल बैक अभी आएगा। तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है। हो सकता है आगे चल के फैक्चुअल डाटा मैन्युफैक्चर हो जाए पुल बैक का, लेकिन अभी के लिए यही रणनीति आपके लिए है। सर बैंक निफ्टी पे कुछ कहना चाहते हैं? अजीत सर आप, ये छोड़ दें इसको। हाँ, देखिए बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से अभी अभी वेट करूँगा मैं, बिकॉज़ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखी है प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में, बट कुछ ऐसा डिसाइसिव ट्रेंड सा नहीं दिख रहा है। जैसे कि एक्सिस और आईसीआईसीआई, बेसिकली मैं इनको बहुत क्लोज़ली वॉच करता हूँ। ये बाकी सारे काउंटर्स आपके कहीं न कहीं अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी एक जो मोमेंटम आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो आज की क्लोजिंग इम्पोर्टेंट रहेगी, आज क्लोज़ किस तरीके से आप करते हैं। अगर आप 47,500 के ऊपर क्लोज़ कर पाते हैं, तब शायद एक आपको एक रिकवरी का पॉसिबिलिटी मिले 48,000 तक के लिए। तो मेरे हिसाब से बैंकिंग में भी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, बैंकिंग अभी अवॉइड करनी चाहिए। बैंकिंग की कॉल्स भी ज़्यादातर अभी टूट ही रही हैं, किसी तरह का खास मोमेंटम है नहीं। आज सरकारी बैंक निजी बैंकों की जो प्रॉब्लम है, जो डाइवर्जेंस है, वो साफ साफ फिर दिख रहा होगा। सरकारी बैंक टूट रहे हैं, निजी बैंक थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 5-6 शेयर जो हम आपको बड़े बड़े दिखाते हैं जिनकी वेटेज है, उसमें HDFC हरे निशान में आया, ½ % ऊपर। यही HDFC अगर शुक्रवार को ½ % ऊपर आ गया होता तो आप बैंक निफ्टी को हरे निशान में देखते। लेकिन ये आज आज ऊपर आया ½ %। आज इसके साथ सरकारी बैंकों का साथ नहीं है। उस दिन सारे बैंक इसके साथ थे, इकलौता ये नीचे था। तो ये जो प्रॉब्लम है वेटेज की, ये भी मैं आपको नोटिस करा रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ कि सरकारी बैंकों में और आज निजी बैंकों में किस तरह का फ़र्क है। खैर एनी हाउ, दोनों पे अवॉइड डाल दिया, मोटा बैंक निफ्टी पे अवॉइड डाल दिया। निफ्टी पे आपको बता दिया 900 के आसपास मिले, 850 का स्टॉप, टारगेट छोटा सा है 22,050 तक का। अभी तो आप ऐसे ही चलो, आगे बढ़ते हैं। फिर तेज़ी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे।
सर दो शेयर हमने निकाले हैं, पहला तो है सीमेंस का, दूसरा है मेट्रोपॉलिसिस का। नंबर सर डॉक्टर लाल पैथलैब के आया, लेकिन मेट्रोपॉलिसिस पे भी असर आया, 3% ये शेयर भी ऊपर है। सीमेंस भी सर चल रहा है, जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो, सीमेंस और मेट्रोपॉलिसिस। देखिए सिंगल्स डिम्पी डेफिनेटली एक कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेजेक्टरी दिखा रहा है, कंसिडरिंग कि यहाँ पे वीक ऑन वीक आप देखेंगे तो पिछले 5 वीक से कोई भी एक नेगेटिव क्लोज नहीं है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जब 2023 के जो नवंबर मंथ से लेकर अभी तक आपको हार्डली एक दो नेगेटिव कैंडल्स नजर आएंगी वीक ऑन वीक बेसिस, सो दैट क्लियरली शोज कि जो मोमेंटम है स्टॉक में वो काफी स्ट्रांग है। आज के सेशन में इसने क्या किया है, जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको उसने ब्रेक कर दिया है, वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग है, बट स्टॉक क्योंकि ऑलरेडी 5% ऊपर है, मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा जल्दी नहीं करना चाहिए। आपको 6400 के पास मिलता है तो वहां पे आप इसको बाय करें, मीन्स एक्यूमुलेट करें ग्रेजुअली, या तो और 6300 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 6800 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए। मेट्रोपोलिस थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर लगता है मुझे, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड का बात करें और स्ट्रक्चरली बात करें तो, और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म करने के बाद एक ग्रेजुअल रिकवरी देखने को मिल रही है, हर बेस के बाद एक पॉज, एक कंसोलिडेशन, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा स्टेडी अप मूव जिसे कहते हैं कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 1770 मेरे हिसाब से एक क्रूशल सपोर्ट है इसका, अभी शॉर्ट टर्म एवरेजेस का। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए क्योंकि वोलेटाइल काउंटर है, ज्यादा बड़ा स्टॉप रखें ना, और ऊपर पे आपको 1900 1925 तक के टारगेट्स के लिए इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, डन। तो दोनों शेयर्स पे आपको पोजीशंस आ गई हैं, जहाँ पे आपको प्लस करना है। अभी थोड़ा इसके लिए वेट करना होगा, थोड़ा नीचे आज 6400 के आसपास सीमेंस, एक 1900 का टारगेट है मेट्रोपॉलिसिस का, 1770 का स्टॉप लॉस है। मैं फिर से बोलूँगा, इस तरह के मार्केट के अंदर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं। जो शेयर आपको मिल रहे हैं, बाकायदा बाय किया, कंडीशन मिल रहे हैं, उसको रिगरसली फॉलो करना। आप बोलो नहीं हम तो ज़्यादा शाणे हैं, हम पहले ले लेंगे, हम इतने क्यों वेट करें, जब चलना ही है शेयर को तो फिर क्यों वेट करना, ले लो फिर आप। किसने मना किया आपको ना लेने के लिए, आप ले लो आप। फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है, फिर आपको हो सकता है शेयर ना चलता हुआ मिले। 85 रुपये जो अगर आप इसमें बचा लेंगे ना, तो यही आपकी कमाई होगी, देख लेने का लास्ट में। और सेम मेट्रो पॉलिसीज़ के अंदर भी है। तो लेवल्स के साथ ही आओ, लेवल्स के साथ ही जाओ। दो चीज़ों का अच्छे से पालन करो, पहला स्टॉप लॉसेस का, दूसरा कम वॉल्यूम का। ये बाज़ार ऐसा नहीं है कि आपको कूद कूद के आना चाहिए, ना ही ये बाज़ार ऐसा है कि अपनी कन्विक्शन को ये देख के बना लेना चाहिए कि नहीं तो बहुत टूट गया मैं इसको ख़रीद लूँ। ये बहुत टूट गया की कोई डेफिनेशन नहीं है। बहुत टूट गया तब होता है जब 100% तक भी टूट सकता है कोई शेयर। ये बहुत टूट गया ऐसा होता है, तो बहुत टूट गया तक आप आ जाओ ऐसा नहीं है। हाँ, बॉटम के पॉइंट मिल रहे हैं, आपको फैक्चुअल डाटा अलाउ कर रहा है तो आप आओ, तो मना नहीं है। लेकिन अगर बहुत टूट गया वाले हिसाब से आ रहे हो तो फिर गलत है। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अजीत सर जरा इनको भी चेक कर लेना। पहला है एशियन पेंट्स, दूसरा है HDFC लाइफ। सर दोनों शेयर्स एक बार चेक कर लीजिए, एशियन पेंट, HDFC लाइफ। देखिए एशियन पेंट्स तो डिम्पी काफी मेजर सपोर्ट टेस्ट हुए हैं इसमें, हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए हैं इसको एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करते हुए, जहां पे कि 2650 से लेकर 3500 का एक ब्रॉडर रेंज है। अभी हाल फिलहाल में आपने लोअर बैंड को रीटेस्ट किया, उसके बाद एक रिकवरी काफी स्ट्रांग देखने को मिली है। दो वॉल्यूम्स उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है अभी इनिशियली, मुझे लगता है कि शायद वो स्ट्रेंथन होंगे अगर आप 3050 को क्रॉस करते हैं तो। बट क्योंकि वॉलेटाइल काफी ज्यादा है डिम्पी, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जैसा आप बता रहे हैं कि थोड़ा पोजीशन को मेंटेन करके चलें, ज्यादा एग्रेसिव पोजीशन ना रखें। अब 2800 ब्रेक अगर होता है तो फिर ये दोबारा से मोमेंटम डिरेल हो जाएगा, तो वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 3050 तक के टारगेट्स यहाँ पे नजर आते हैं। HDFC लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए बाउंस है, बट मेरे हिसाब से अभी इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस इसको क्रॉस करने हैं टू मेक एनी डिसाइसिव रिवर्सल। तो अगर रिबाउंड के लिए प्ले कर रहे हैं तो एक छोटा सा स्टॉप रखें, ज्यादा बड़ा यहाँ पे भी नहीं, 552 का एक स्टॉप रखें, और इस रिबाउंड में करीब करीब 570-75 का जोन है, वो आपको देखने को मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का है, तो मेरे हिसाब से इसको आप अवॉइड करके एशियन पेंट को अगर देखते हैं ज्यादा बेटर कैंडिडेट होगा। ठीक है, डन। तो ये एक का दो शेयरों पे आपको और रिकमेंडेशन मिल चुके हैं। अब तक जितने शेयर्स पे रिकमेंडेशन मिले सब हमने आपके सामने चला दिए। मैं फिर से रिपीट करूँगा, अपने पोर्टफोलियोज़ को ज़्यादा अच्छे से मैनेज करो। ये मैनेजमेंट का समय है, बाय सेल तो चलता ही रहेगा बाज़ार में। अगर आप बचा लोगे तो जीत जाओगे, अगर आप नहीं बचा पाओगे तो फिर आप हार जाओगे। बाज़ार फिर आ जाएगा ऊपर, लेकिन आपको छोड़ के आएगा, आपको नीचे छोड़ के आएगा। तो इसलिए अपने आप को बचाओ। मार्केट की वॉलेटिलिटी के चरम पर चल रही है, थोड़ा सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ मंदी वाले शेयर्स पे भी हम बातचीत कर लेते हैं। तेज़ी वाले शेयर्स निफ्टी पे जो व्यू पॉइंट है अजीत सर ने ऑलरेडी आपको दे दिया। अब जरा जा जाते हैं आज के बिकवाली वाले यानी कि आज के फ्रेश शॉर्ट्स वाले शेयर्स पे। 2 शेयर हमने निकाले हैं सर, एक तो एचपीसीएल है, दूसरा है टाटा मोटर्स। एक बार आपके रिकमेंडेशन चाहिए अजीत सर, टाटा मोटर्स और एचपीसीएल पे। देखिए ओएमसीज डेफिनेटली डिब्बी थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है, बट एचपीसीएल और बीपीसीएल कंपैरेटिवली बेटर है। मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा रीबाउंड बायस हो सकता है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं मिलेगा आपको शॉर्टिंग के लिए। बिकॉज नीचे पे करीब करीब मान के चलिए 470 से 73 का जोन है, जहाँ पे कि आज ये टेस्ट करके आया है, वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है। क्लोजिंग बेसिस पे उसके नीचे अगर ये बंद होता है तभी जाके आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, तो मेरे हिसाब से एचपीसीएल बीपीसीएल को भी अवॉइड करना चाहिए शॉर्टिंग के लिए। टाटा मोटर्स डेफिनेटली एक शॉकर है, बिकॉज जिस तरीके से फ्राइडे को बंद हुआ उसके बाद गैप डाउन और उसके बाद प्रेशर डे कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये एग्जिस्टिंग पोजीशन है, उसके लिए आपको 950 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर आपके पास लॉन्ग है तो। शॉर्टिंग के लिए 975 के पास आपको शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। थोड़ा बहुत रीबाउंड देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि रीबाउंड केस में 975 तक के लेवल्स एक बार पॉसिबल है, 70-75 के बीच में। वहां पे आप शॉर्ट करें 1000 के स्टॉप लॉस के साथ 920 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है डन। तो टाटा मोटर्स पे आपको रिकमेंडेशन है। जब हम टाटा मोटर्स की बात कर ही ली है तो एक काम और करते हैं ना। टाटा मोटर्स पे रिजल्ट्स आने के बाद तेज़ पिटाई हुई है। इसके पीछे क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से आज टाटा मोटर्स को मुंह की खानी पड़ी, बताने के लिए मेरे सहयोगी शरद दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। फटाफट से उनसे इनके बारे में भी पता कर लेते हैं। शरद जरा बताएं आज गिरावट की वजह क्या बनी। ओह ठीक है, अभी बात नहीं हो पाएगी, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है इसलिए सीधा सीधा आपके सामने नहीं रख पाएंगे। जैसे ठीक हो जाएगा तो फिर रखेंगे, कोशिश करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अजीत सर अपने ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स आप दे देंगे, उसके बाद फिर अनवाइंडिंग के शेयर्स पता करूंगा मैं। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए जिस तरीके का मार्केट का टोन है, दोनों साइड पे पोजीशन मेंटेन करके चलिए। जो सेक्टर जहां पे की स्ट्रेंथ दिख रही है कुछ दिनों से वो है एफएमसीजी। तो यहाँ पे जो बेस्ट परफॉर्मिंग नेम है विद इन द एफएमसीजी स्पेस, कोलगेट पामोलिव, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा है। एक छोटा मोटा कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिल रहा है, एक मार्जिनल डिप के बाद दोबारा से यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू करेगा जो ओवरऑल मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा है। 2930 तक के टारगेट्स यहाँ पे पॉसिबल हैं, 2810 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं पे वोल्टास काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद अब यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग का एक फेज है। एक छोटा कंसोलिडेशन यहाँ पे भी था, बट जिस तरीके से आज इसमें प्रेशर का ट्रेड कर रहा है, पॉसिबिलिटी है एक गैप है बेसिकली डेली चार्ट पे, जो कि पॉजिटिव गैप, उसको ये फिल करने की कोशिश करेगा। तो 1235 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इस प्रॉफिट टेकिंग में। तो 1290 के स्टॉप लॉस के साथ वोल्टास को आप शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो एक कोलगेट पामोलिव हो गया, दूसरा एक वोल्टास सर ने आपको जो शेयर्स दिया एक बार वो भी अब ज़रा स्क्रीन पर दिखाइएगा। और कुछ कुछ स्टॉक्स हमने आपसे से पता कर ही लिए हैं। सारे के सारे शेयर्स एक बार ना दिखाते जाओ आप, सारे जो भी हमने अब तक तेज़ी के दिखाए हैं। पहले तो सर के 2 कॉल्स दिखाओ, कोलपाल प्लस वोल्टा सेल। ठीक है, उसके अलावा तेज़ी वाले शेयर्स में सीमेंस और मेट्रोपॉलिसिस के टारगेट दिए गए होंगे, वो ज़रा स्क्रीन पर ले आइए। शॉर्ट कवरिंग के अंदर हमने एच डी एफ सी लाइफ, एशियन पेंट्स पे जो चर्चा हुई है उसमें एच डी एफ सी लाइफ चुना गया था, आप देख रहे होंगे वहाँ पर भी। साथ ही साथ हमने फिर बिकवाली वाले शेयर्स पता किए, तो टाटा मोटर्स पे कंडीशन के साथ एक सेल आया हुआ है, एक बार ज़रा वो भी दिखा दीजिए। अनवाइंडिंग के शेयर्स अभी हमने पता नहीं किए, सर ने जो दोनों कॉल्स दिए आपको वोल्टास, ठीक है, तो एक बार ज़रा वोल्टास का शॉर्ट कॉल है ज़रा वो दिखाइएगा, और कोलपाल जो प्लस कॉल है वो भी दिखाइएगा। तो सारी की सारी कॉल्स हो गई हैं पूरी। एक काम कर लेते हैं, 2 अनवाइंडिंग के शेयर है सर, इसको भी ज़रा आप बता दो, फिर हम शरद से कनेक्ट करके टाटा मोटर्स का आइडिया लेंगे। सर 2 अनवाइंडिंग के जो शेयर है उसमें एक आईजीएल है और दूसरा नवीन फ्लोरिन है, ज़रा चेक कर लेना सर, आईजीएल नवीन फ्लोरिन। देखिए आईजीएल भी एक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि नेगेटिव बायस इसमें 425 के नीचे जाके खुलेगा, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है यहाँ पे। और जो दूसरा नाम है नवीन फ्लोरिन का, एक ग्रेजुअल मूवर है, तो यहाँ पे एक बाउंस के बाद दोबारा से एक पॉसिबिलिटी दिख रही है रिट्रेसमेंट को एक्सटेंड होने की, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। 3290 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 100 पॉइंट्स का, और नीचे पे दोबारा से एक बार को 3020 3000 तक के लेवल्स रीटेस्ट कर सकता है। तो अमंग दीज टू मेरे को लगता है नवीन फ्लोरिन डेफिनेटली एक कैंडिडेट है फॉर शॉर्टिंग।
और इन्हें एक कैंडिडेट हो सकता है शॉर्टिंग का, आप इसको ध्यान रखिएगा। हमने जितने शेयर पता कर सकते थे उतने पता कर लिए। मैं फिर से इसमें एक और डिफरेंस क्रिएट कर देता हूँ। हमारे पूछे हुए शेयर्स में भले आप ट्रेड करना ना चाहें या करें, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर आप जो गेस्ट की कॉल्स हैं इसको इग्नोर ना कीजिए, किसी ना किसी रूप से इससे कनेक्ट रहिएगा। जो सर ने आपको 2 कॉल्स दी हैं, एक तो दिया है वोल्टास और दूसरा दिया है कोलपाल, तो एक प्लस है और एक माइनस है। अगर आपका कन्विक्शन है कि नहीं मेरे को शॉर्ट ही चाहिए तो वोल्टास है, अगर आपका कन्विक्शन है कि नहीं मेरे को प्लस कॉल चाहिए तो कोलगेट है, अगर आपका ऐसा ही कन्विक्शन है कि मेरे को एक प्लस और एक माइनस दो तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, अगर आपने लॉन्ग कर रखा उसके अगेंस्ट में हैच चाहिए तो भी मिल जाएगा, शॉर्ट कर रखा उसके अगेंस्ट में हैच चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो सब चीज़ें इन दोनों कॉल्स के अंदर, तो दोनों को ध्यान रखें। ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, बढ़िया चलते भी हैं, आपका फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए इनसे। ठीक है अजीत सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, आज बताने के लिए इन सभी के सभी ट्रेड्स के अंदर। कल आपका रिपोर्ट कार्ड हम लोगों के सामने रखेंगे, दर्शकों के सामने, ताकि वो नोटिस कर पाए कि 24 घंटे के अंदर जो आपके स्टॉक्स हैं जो आपने रिकमेंड किए हैं उसके अंदर इस समय की यथास्थिति क्या चल रही है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। टाटा मोटर्स आज पिटा हुआ शेयर है, कॉल एक बार हमको वापस से मिल गई है शॉर्ट करने की भी, और लेकिन वजह क्या है एक बार ज़रा समझ लेते हैं शरद से। शरद बताएं टाटा मोटर्स के गिरने की वजह। जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स में जो गिरावट आ रही है वो आप कह सकते हैं कि नतीजों के कारण आ रही है। बात करें तो देरी से जो टैक्स वापस मिलने के कारण जो है आपको पैट में उछाल देखने मिल रहा है, लेकिन जो जेएलआर में मार पड़ी है, स्पेशली अगर एबिट मार्जिन को देखें, ऑलमोस्ट 9.1% आया। ये मार्जिन जो है अनुमान से कम आया है, और जो ऑर्डर बुक है वहाँ पे भी एक गिरावट देखने मिली है। ओवरऑल जो गाइडेंस दिया गया है जेएलआर का वित्त साल 2025 के लिए, वो लगभग सपाट गाइडेंस है, 8.5% का ही ग्रोथ है। बाजार को एक्सपेक्टेशन थी कि ज़्यादा गाइडेंस आ सकती है, और इसके अलावा फर्स्ट क्वार्टर FY25 में एक्सपेक्टेड है कि जो कैश फ्लोज है वो जो है कम आ सकते हैं, वहाँ पे जो है इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। हमने तो जेएलआर की बात कर ली, लेकिन जो CVPV सेगमेंट होता है, कमर्शियल व्हीकल और आपके पैसेंजर व्हीकल की, वहाँ पे भी आउटलुक कमज़ोर देखने मिली है, स्पेशली पहले तिमाही के आउटलुक को लेके। वित्त साल 2025 में जो MHCV का सेगमेंट है वहाँ पे सपाट से थोड़ा कम ग्रोथ की उम्मीद है, और पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री में 5% का ग्रोथ का उम्मीद लगाए हैं। इसके 2-3 अहम कारण भी है, चुनाव, ऊंचा बेस और बढ़ते इंडस्ट्री पे जो है PV पर असर पड़ सकता है। टाटा मोटर्स की जो ब्रोकरेजेस राय है उसमें नोमुरा की अगर बात करें तो खरीदारी से घटाकर न्यूट्रल रेटिंग कर दिए हैं। हालांकि लक्ष्य बढ़ गया, 1057 से बढ़ाकर 1141 कर दिया है। कंपनी के जो शेयर है अब जो है फेयर वैल्यू के आसपास आ चुके हैं, और इंडस्ट्री के मुकाबले PV का ग्रोथ बेहतर रहेगी, और जो कमर्शियल व्हीकल का ग्रोथ है वो सामान्य रहेगा। जो जोखिम का एरिया है वो है जेएलआर का। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट पे, तो यहाँ पे ओवरवेट से घटाकर इक्वल वेट की राय कर दी है। लक्ष्य जो है 1013 रुपया था, उसको बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति शेयर कर दी, और शेयर में तेज़ी जो है सीमित होने की उम्मीद है आगे जाते हुए। तो ब्रोकिंग हाउसेस का भी यही मानना है कि आगे जाते हुए थोड़ी सी ग्रोथ आउटलुक म्यूटेड है, और गाइडेंस भी म्यूटेड आई है, तो उसके कारण जो है स्टॉक में आज भारी गिरावट देखने मिल रहा है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरा एनालिसिस करके हमारे सामने रखने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।